हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेस्ट संख्या 14 का सॉल्यूशन, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे और इसके जो उत्तर हैं, सही विकल्प हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और अगर देखा जाए तो 14 टेस्ट का मतलब कि 140 क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जो है, जो एक एक विकल्पों पे हम चर्चा करते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम टाइम में मिल जाएंगे। तो आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप इसको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगते हैं उनको आप नोट कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी होंगे। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये है कि अजय तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अजय और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? समझिए, दो बालक हैं, दोनों के अपने अपने विचार हैं। एक ये मानता है कि बालकों में या व्यक्तियों में जो भाषा विकास होता है वो एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। नैसर्गिक प्रवृत्ति को पहले समझिए। ऐसी प्रवृत्ति जो जन्मजात तरीके से आपके अंदर पाई जाती। ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछे कि नैसर्गिक क्या होता है, तो नैसर्गिक प्रवृत्ति का मतलब है कि ऐसी प्रवृत्ति जो जन्मजात आपके अंदर पाई जाए, उसको हम क्या कहेंगे? नैसर्गिक कहेंगे। या हम कह लें कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नैसर्गिक कहते हैं। तो यहाँ अजय ये कहता है कि जो भाषा विकास व्यक्तियों में ये क्या है? ये नैसर्गिक है। नैसर्गिक होने का मतलब है, आप ये भी कह सकते हैं कि यह वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ है। जो चीज़ें नैसर्गिक होंगी वह निश्चित रूप से आपके वंशानुक्रम से जुड़ी होंगी, क्योंकि जो चीज़ें वंशानुक्रम की हैं वही क्या हैं? जन्मजात हैं। तो चाहे नैसर्गिक कहा जाए अथवा जन्मजात कहा जाए, या उसको हम वंशानुक्रम से कह लें। ये अजय का तर्क है कि भाषा विकास जो क्या होता है, भाषा विकास नैसर्गिक होता है। ये अजय मानता है। अब देखा जाए सोनाली क्या मानती है, तो ये कहती है सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। इसका मतलब कि वातावरण से प्रभावित होता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये अजय और सोनाली के बीच में ये जो तर्क चल रहा है वास्तव में ये क्या है? आगे बढ़ते हैं, चलो विकल्पों की चर्चा करते हैं। पहला ये है आपका चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। दोनों को देखेंगे तो इसका चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील भावना का कहीं कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। दूसरे विकल्प की बात करें, स्थिरता तथा अस्थिरता, यहाँ भी इसका कोई मामला नहीं है। सतत और असतत, भाषा विकास है और भाषा विकास वो चाहे सोनाली की बात की जाए, अजय की बात की जाए, दोनों में चलेगा, वो सतत रूप से चलेगा। अगला आपका डी वाला विकल्प प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। तो एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, आपको अक्सर मिलेगा कि प्रकृति और पोषण विवाद क्या है। क्या मिलेगा? प्रकृति और पोषण विवाद क्या? तो बेटा जो ये प्रकृति लिखा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। और जो पोषण लिखा गया है ये क्या है? ये वातावरण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकृति पोषण विवाद क्या है, तो आप सीधा कहेंगे वंशानुक्रम और वातावरण का विवाद। जो प्रकृति है उसको हम क्या कहेंगे? वंशानुक्रम। और जो पोषण है उसको हम क्या कहेंगे? वातावरण। अब देखिए, जो अजय ने ये कहा कि नैसर्गिक प्रवृत्ति है भाषा विकास, तो नैसर्गिक का मतलब क्या? वंशानुक्रम। और जो सोनाली ने जो तर्क दिया कि यह वातावरण से होता है, तो वातावरण का मतलब क्या? पालन पोषण। तो ये विवाद जो वो क्या है? प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद है। और सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज के दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, इसका मतलब कोई टीचर है, वो क्या करती है कि कमेटी है, कई लोगों का समूह है, उसका कोई मुखिया है, तो वह क्या करती हैं कि वह सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख देती है। क्या लिखती है? सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख देती है। और प्रश्न पूछ रहा है कि यह किस ओर संकेत करता है। तो देखिए, आपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा पति और पत्नी। क्या देखा होगा कि पति कहा जाता है और पत्नी कहा जाता है। तो हमेशा पति क्या होता है? पति हमेशा मेल जेंडर होता है और पत्नी क्या होता है? फीमेल जेंडर होता है। जैसे कह दीजिए फलाने की पत्नी, तो इसका मतलब फलाने की जब पत्नी कहा गया तो सीधे क्या? वो फीमेल होगी। और कह दीजिए उनकी पति, उनके पति, तो जैसे पति कहा जाएगा तुरंत क्या समझ में आ जाएगा? मेल जेंडर। इसका मतलब जो पति और पत्नी शब्द है ये भी किस ओर संकेत करता है? कहीं ना कहीं जेंडर की ओर संकेत करता है।
ठीक, अब चार विकल्पों को देखते हैं। पहला है कि एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। तो ये जो कह रही है ना कि सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष कह दे रही है, ये कोई परिभाषिक शब्द नहीं है। दूसरा लिखा भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, ये कोई मामला नहीं है कि भाषा पे अच्छा अधिकार रखती है, ये केवल शब्दों का प्रयोग है। क्या है? शब्दों का प्रयोग है। भाषा पे अच्छा अधिकार रखने का मतलब है कि जब बहुत लंबी चर्चा की जाती है, उसमें परिमार्जित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तब हम कहते हैं कि भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। अब तीसरा चलते हैं, क्या है कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, और चौथा है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो ये दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है। पहले आप समझ लीजिए लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है। लिंग पूर्वाग्रह, लिंग का मतलब जो मेल फीमेल है, और पूर्वाग्रह का मतलब कि पूर्व के आग्रह। अब आप सोचेंगे ये आग्रह क्या है, तो पूर्व के आग्रह का मतलब कि पहले के विचार से ग्रसित। जैसे कह दिया जाए कि बालिकाएं क्या हैं, वो जो है गणित में कमज़ोर होती हैं, तो ये क्या, ये लिंग का पूर्वाग्रह है। अगर कह दिया जाए बालक जो हैं वो नृत्य या संगीत में पीछे होते हैं, तो ये भी पूर्वाग्रह है। ठीक है, अब बचता हमारे पास विकल्प कौन सा, सी वाला, जो कहता है एक लिंग मुक्त भाषा का। क्या? लिंग मुक्त भाषा का। मैंने कहा जब लिखा जाए सभापति, क्या लिखा जाए, सभापति, तो इसमें जो पति लिखा गया ये क्या, ये मेल जेंडर की तरफ संकेत कर रहा है। इसीलिए उस टीचर ने क्या किया कि सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख दिया। और अध्यक्ष कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। जैसे आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए, लोकसभा अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष भारत की कौन है, तो आप कहेंगे कौन, मीरा कुमार। तो वहाँ देखिए उनको कोई ये नहीं कहता था सभापति, ऐसे नहीं कहा जाता, सभाध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय कहा जाता था। क्या कहा जाता, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष शब्द जो है ना वो पति से बेहतर है, यानी अध्यक्ष से लिंग का बोध नहीं होता है, जबकि पति शब्द से लिंग का बोध होता है। इसलिए लिखा गया कि एक लिंग मुक्त भाषा का वह प्रयोग कर रही है। कुल मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, जो सी वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से कहा जाता है। ये क्वेश्चन संख्या जो है अगला जो आपका है उसको ये क्वेश्चंस का क्रम जो है मुझे लगता है थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन 10 हैं या नहीं है। चलिए फिलहाल क्वेश्चंस का जो भी क्रम है उसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चंस का क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर लिया था, क्वेश्चन दूसरे की चर्चा कर ली थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या प्रचलित योजनाओं में क्या है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो प्रचलित योजनाएँ हैं उनमें नई जानकारी जोड़ने को क्या कहा जाता है। पहले तो समझिए ये जो प्रश्न लिखा गया किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। कहाँ से, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ। कई बार हमने चर्चा किया कि जीन पियाजे अपने सिद्धांत में स्कीमा की बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं। ठीक है, तो संगठन की बात करते हैं, उसके बाद आपने पढ़ा कि समायोजन की बात करते हैं। ठीक है, अनुकूलन उसको आप कह लीजिए, अनुकूलन की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि अनुकूलन 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी, प्रचलित योजनाओं का मतलब बेटा उसको स्कीमा क्या कहेंगे, प्रचलित योजना का मतलब क्या है, स्कीमा। अब लिखा गया कि स्कीमा में नई जानकारी, यानी कि इसमें कुछ समथिंग न्यू जोड़िए। ठीक है, तो प्रचलित जानकारी जो है उसमें नई जानकारी जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसको क्या कहलाएंगे। ठीक है, एक है समायोजन है, शाम्य धारण है, आत्मसातीकरण है, संगठन। तो देखिए जब जो एक होता है कि किसी संदर्भ में आपको क्या मिलती है, जानकारी या सूचनाएं मिलती हैं। तो जो जानकारी या सूचनाएं आपको मिलती हैं बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, जो जानकारी या सूचनाएं मिलती हैं उसको स्कीमा कहा जाता है। और जब विभिन्न प्रकार की स्कीमा को हम सार्थक पैटर्न पर व्यवस्थित कर लेते हैं, तो विभिन्न प्रकार की स्कीमा को सार्थक पैटर्न पर जो व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। लेकिन यहाँ कहा क्या गया कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे। अब ये जो पूछा गया है तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्योंकि ये इससे पहले ना, इसके पहले वाले वीडियो आप देखेंगे, पीछे के वीडियोस, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या होता है स्कीमा,
क्या होता है आपका स्कीम्स, क्या होता है संगठन, क्या होता है आपका अनुकूलन, किसे हम समाविष्टीकरण कहते हैं, किसे समायोजन कहते हैं, और आत्मसातीकरण क्या होता है, इन सभी संदर्भों में हम चर्चा कर चुके हैं। आपने याद कितना किया है ये बताना, मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये जो प्रचलित योजनाएं हैं, तो प्रचलित योजनाओं का मतलब स्कीमा से है, और स्कीमा में हमें क्या करना, नई जानकारी को जोड़ना है। तो जिन लोगों ने क्लास को बेहतर ढंग से रीड किया है, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें आपको केवल इतना याद करना है कि पहले की स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बताएंगे। अगर नहीं बता पाते हैं तो अगले सेशन में हम आपको इसका सही जवाब देंगे। अगला है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है आपका बुद्धि के टॉपिक से है। कहाँ से है, बुद्धि के टॉपिक से है। और ये है क्या वास्तव में, ये स्टैनबर्ग, नाम सुना होगा आपने, स्टैनबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है। क्या है, त्रितंत्र सिद्धांत है, रॉबर्ट स्टैनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है। उसी में से ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि देखिए ये जो है कि निम्न में से कौन सा त्रितंत्र सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। पहला कह रहा है कि पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, दूसरा है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, और तीसरा है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और चौथा है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो देखिए, जब व्यवहारिक बुद्धि की बात की जाएगी और कहा गया कि अभिप्राय नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि यह ऐसा जो सी वाला विकल्प होगा कि इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। तो देखिए, हम पर्यावरण का चयन हम नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी पर्यावरण होता है उसको अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे देखिए, पहला लिखा पर्यावरण का पुनर्निर्माण करते, इसका मतलब आप एटमॉस्फेयर को फिर से रीजनरेट करते हैं, फिर से क्रिएट करते, बनाते हैं। दूसरा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, आप क्या करते हैं कि अपने विषय में विचार करते हैं, उस वातावरण को लेकर के सोचते हैं अपने संदर्भ में कि कैसे उसे अपने उपयोग में लाया जाए। फिर चौथा है कि पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, तो जो भी पर्यावरण आपके साथ है, जब आपने उस संदर्भ में विचार किया है तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ अनुकूलित हो जाते हैं। लेकिन जो सी वाला विकल्प है वह कह रहा है कि इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। तो पर्यावरण का चयन आप ऐसे नहीं कर सकते, जो भी पर्यावरण आपके पास होता है उसको आप अपने अनुकूल बना लेते हैं, ये है। ठीक है, तो पूछा गया कि अभिप्राय नहीं है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका सही, सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लावेंस-कोहलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो मैं आपको बताऊं, कई बार हम लोगों ने चर्चा किया, लावेंस-कोहलवर्ग का जो सिद्धांत है उसको हम क्या कहते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। पूछा जाता है कि लावेंस-कोहलवर्ग का संबंध किस प्रकार के सिद्धांत से है, तो नैतिक विकास से। अब बात करेंगे नैतिक विकास के सिद्धांत पर। लावेंस-कोहलवर्ग ने 3 स्तर बताए हैं। कितने, 3 स्तर और 7 सोपान बताए हैं। मैं इससे पहले भी एक वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, आज फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि आने वाले समय में हम जो है इनकी जो थ्योरी है इनके सिद्धांत की, वो आप लोगों से जल्दी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अपना एक शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको जो कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज़ हैं, जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, लावेंस-कोहलवर्ग का सिद्धांत है, बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं, इसके अतिरिक्त जो आपके लर्निंग कुछ थ्योरीज़ हैं, उन सभी थ्योरीज़ की चर्चा भी हम करेंगे और उनसे जो बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके विषय में फिर से बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, लावेंस-कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, 7 सोपान बताए हैं। अच्छा देखिए, पहला स्तर क्या है, स्तर 1 है, फिर स्तर 2 है, और फिर क्या है, स्तर 3 है। स्तर 4 का जिक्र कहीं भी नहीं है, इसको आप काट दीजिए। जो स्तर 1 है, इसमें इनका मानना है कि बालक के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती है। क्या होती है, नैतिकता नहीं पाई जाती है। स्तर 2 है, इसमें कहते हैं कि नैतिकता जो समाज के द्वारा निर्धारित होती है। दूसरे स्तर में बालक की जो नैतिकता है वो समाज के द्वारा निर्धारित होती है, और जो तीसरा स्तर है इसमें कहते हैं बालक की नैतिकता स्वयं की होती है। ठीक है, यानी कि जो पहला स्तर है वहाँ पर 4 से 10 वर्ष, पहले स्तर का जो समय होता है 4 से 10 वर्ष होता है। यहाँ बालक अंधा अनुकरण करता है। अंधा अनुकरण का मतलब कि उसको जो बता दिया जाता है उसी को मान लेता है, वह स्वयं से कुछ नहीं देखता है, या जो चीज़ें उसको दिखाई पड़ती हैं उनके संदर्भ में भी कुछ नहीं सोचता। जो बता दिया जाए, जो उसको निर्देश दे दिया जाए, केवल उसी के संदर्भ में सोचता है। लेकिन जब दूसरे स्तर की बात करते हैं तो उसकी नैतिकता समाज के द्वारा निर्धारित होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि यदि बालक समाज में देखता है
कि जो लोग चोरी करते हैं अगर उनको गलत कहा जाता है तो बालक यह मान लेगा कि चोरी करने वाले लोग गलत होते हैं और हमें भी चोरी नहीं करनी चाहिए। बात की जाए तीसरे स्तर की तो यहाँ बालक की जो नैतिकता है वो स्वयं के द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि वह किसी चीज़ को देखकर, किसी घटना को देख करके सही गलत उचित अनुचित का निर्णय स्वयं कर लेता है। ठीक है, तो पूछा गया नैतिकता की अनुपस्थिति, तो वो कहाँ पे पाई जाएगी? स्तर 1 में पाएगी। 4 से 10 वर्ष का समय होता है नैतिकता के स्तर 1 की लावेंस कोहल वर्ग के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? इसका मतलब कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई 3 सही है और एक जो है वह उसके प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। पहला देखा जाए, प्रगतिशील मॉडल का मतलब कि एक ऐसा मॉडल जिसमें निरंतर बालकों की प्रगति की बात की जाए, बस केवल इससे तात्पर्य है। पहला है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। दूसरा, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और तीसरा है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और चौथा है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। सामाजिकरण क्या है? सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिकरण प्रगतिशील मॉडल क्या है? तो ये कह रहे हैं कि बच्चे अगर चारों विकल्पों का आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे पहला जो कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, तो ये इसका मतलब ये प्रगतिशील मॉडल है कि जैसे जैसे आप समूह के साथ सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं और वहाँ से उन चीज़ों को सीख रहे हैं। दूसरा क्या कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये नहीं संभव। इसका मतलब कि वह प्रगतिशील मॉडल की ओर नहीं जाए, क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो उसके बिहाफ पे आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। कि आपका घर पे जो है सामाजिक पृष्ठभूमि आप ऐसा है कि कोई अच्छा सामाजिक बैकग्राउंड नहीं है, आपके माता पिता सामाजिक नहीं है, तो आप स्कूल में कुछ भी बताया जाएगा आप सीख लेंगे, ये प्रगतिशील मॉडल नहीं है। तीसरा देखा जाए कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल ये सामाजिक मॉडल है और यह प्रगतिशील मॉडल है। चौथा है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बिल्कुल जो भी सामाजिक नियम है उनको हम अधिग्रहण कर लेते हैं, सीख लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो यह भी क्या है? प्रगतिशील मॉडल का हिस्सा है। यानी कि सही विकल्प आपका क्या होगा इस प्रश्न के संदर्भ में कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा नहीं है, सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव आपके विद्यालय से भी चीज़ों के सीखने पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं आज का। अगला है शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, यानी कि जो ये आपका जो डेवलपिंग पर्सपेक्टिव है वो एक शिक्षक से क्या मांग करता है, जो विकसित या हम कह लें कि विकासशील परिप्रेक्ष्य है, विकासात्मक है, यानी कि जो निरंतर कुछ ना कुछ नया दिखाई पड़ रहा है, तो किस बात की मांग करता है? पहला है कि कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तीसरा है कि विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और चौथा है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है, यानी कि कोई एक मांग करता है, 4 के 4 मांग नहीं करता है। तो इन विकल्पों को आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विकासात्मक मॉडल जो है वो कहता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ये सही है विकासात्मक मॉडल के लिए कि जो भी विकासात्मक कारक हैं उन सभी के अनुसार आप ज्ञान प्राप्त कीजिए और फिर जो अनुकूल अनुदेशन युक्तियां हैं, यानी कि वह युक्तियां जिनकी सहायता से हम बालकों के विकासात्मक मॉडल को क्या कर सकते हैं, एक गति प्रदान कर सकते हैं, तो हमें उसे चुनना होगा। यानी कि बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बाकी ये जो है किसी भी संदर्भ में उस बात को पोषित नहीं करते, अन्य वाले विकल्प, तो सही क्या हो जाएगा? बी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस बात पर बल देता है? ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस बात पर बल देता है? तो पहले तो ये जानिए कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। मनोसामाजिक